पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने अब मुस्लिम कार्ड चल दिया है। चंडी पाठ और गोत्र बताने वाली ममता अब कह रही हैं कि मुस्लिमों का वोट किसी हाल में बंटना नहीं चाहिए। मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुटे ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को ममता ने बीजेपी का एजेंट बता दिया। ममता लोगों से कह रही है कि इन पर भरोसा मत करो। अब सवाल यह है कि क्या ममता अपनी स्थिति खराब होने के खौफ में मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं? क्या ममता बनर्जी इस बार ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई हैं? খেলা হবে জয় বাংলা। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। सुना आपने, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अब मुस्लिम वोटरों के खिसकने का डर सताने लगा है। मुस्लिम वोटर्स को लेकर ममता बनर्जी के ताजा बयान को बंगाल चुनाव में समझना जरूरी है। बंगाल में अब तक 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब तक के चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी मंच पर चंडी पाठ कर और अपना गोत्र बताकर हिंदू वोटरों को लुभाने में जुटी थी। लेकिन 2 चरण के बाद अब ममता बनर्जी ने यू टर्न लिया और अब मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में लगी हैं। ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को कटघरे में खड़ा कर ममता मुसलमानों को अपने पाले में जोड़े रखने का जुगाड़ कर रही हैं। लेकिन पीरजादा ने अब ममता के दांव पर डबल वार कर दिया है। खुद ममता बनर्जी तो बीजेपी है, तो हम बीजेपी का एजेंट है तो ममता बनर्जी का एजेंट है। कितना पैसा दिया है ममता बनर्जी को पूछिए ना, वो तो बीजेपी है। ये सब बोल के जो गरीब मुसलमान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, ज़्यादातर सोचने का टाइम नहीं है, गरीब है, काम में जॉब में खेती बागान में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के बंगाल में विभाजन करके बीजेपी को ला के मुसलमान को ख़त्म करने का कोशिश ममता बनर्जी कर रहा है। अब उन इलाकों में वोटिंग होने जा रही है जहां मुस्लिम वोटर्स जीत हार तय करते हैं। बंगाल में कुल 8 में से 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण में कुल 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 13 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग होगी, जहां 15 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 5वें फेज में 45 सीटों में 17 सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत की चाबी माने जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद ममता ने मुस्लिम कार्ड क्यों निकाला है। हम सब जानते हैं, क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे, तो समझो उसका खेला शेष है। क्या 2 चरणों की वोटिंग के बाद ममता को हार का डर सताने लगा है? क्या इसलिए अब उनका फोकस मुस्लिम वोटरों पर टिक गया है? क्या ममता मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में रख पाएंगी या ओवैसी और पीरजादा इस बार खेल खराब कर देंगे? टीम न्यूज नेशन। तो बैटल ऑफ बंगाल में समझने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिरकार 2 चरणों के बाद मुसलमान वोटरों की बात क्यों की, क्यों कहा कि ओवैसी और पीरजादा सिद्दीकी जो हैं वो वोट काट सकते हैं मुसलमानों के उनके लिए। सीधे चलता हूं अपने बड़े पैनल के पास। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, सुबीर भौमिक कोलकाता से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, मेरे साथ बप्पा चैटर्जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में ही रवि ओझा जुड़ेंगे जो कि टीएमसी से जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और रविकांत हैं। धीरेन्द्र इस वक्त कोलकाता से हैं और रविकांत हावड़े से। धीरेन्द्र, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब्बास सिद्दीकी कर रहे हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और जिस तरह की बात ओवैसी कर रहे हैं, ये दोनों देखने के बाद आप ग्राउंड पर हैं, आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या ये कोई इम्पैक्ट डाल पाएंगे मुस्लिम वोटर्स में? आपको क्या लगता है? देखिए दीपक जी,
दीपक जी, इसमें दो हिस्सों की तरफ बात को देखना होगा। एक तो ये कि क्या ये सीट जीत पाएंगे या नहीं, तो उसमें ये जवाब नहीं लाएगा। इनके पास बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होंगी और जहां तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर जगह इनकी ज़मानत ही जब्त होगी इनके कैंडिडेट की, अगर आप इस पूरे हाल को देखते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि इनको मिलने वाली वोट टीएमसी का कितना नुकसान करेंगी, तो वो एक बड़ा सवाल है। और वही सवाल है जो ममता बनर्जी को इस बार बार मंच पर चंडी पाठ के साथ साथ अचानक यू टर्न करके कलमा पढ़ने की तरफ मजबूर कर देता है। और अचानक वो, अभी तक उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को कोई एक तरजीह नहीं दी थी, यहाँ तक कि कहीं बोला भी नहीं था। अगर आप देखेंगे पूरी उनकी चुनाव की कैंपेन को, या ओवैसी को लेकर कुछ नहीं बोला था। लेकिन अचानक 2 चरणों के बाद जब वो नंदीग्राम, खासतौर से नंदीग्राम में जो मुस्लिम आबादी है उसका जो इम्पैक्ट देखने की कोशिश की गई, तो लगता है कि उन तक जो पहुंची हुई सूचनाएं हैं वो उनको इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये 1000, 2000, 5000 और 10,000 की चीज़ें किस तरह उनके लिए दुगनी खराब हो सकती हैं और उनकी स्थिति खराब कर सकती है। बहुत सारी सीटों पर यहाँ 1000 वोट से लोकसभा चुनाव बीजेपी अगर इस तरफ देखें हम आरामबाग की तरफ, तो 1000 के करीब वोट्स के अंतर से वो यहाँ तक पिछड़ी थी। यही तमाम सीटों पर अलग अलग अगर ये अंतर बैठता जाता है किसी पर 8, तो फिर ये जो अभी ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को मालूम है वो ध्रुवीकरण हिंदुओं की वोटों का हो रहा है, और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट जरा सा भी छिटकता है तो उनके कोफर से ये खाली होगा और उनकी सीटों पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दीपक जी, रवि, ध्रुवीकरण से आप वैसे ही परेशान हैं, अब आपको लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता भी छिटक जाएगा। क्या करेगी ममता बनर्जी और टीएमसी, क्योंकि मुस्लिम मतदाता तो आपकी ब्रेड एंड बटर हैं, जिसके लिए ममता ने यहां तक कह दिया था कि दूध देने वाली गाय की दुलत्ती तो सहनी पड़ती है। दीपक जी प्रणाम, आप सभी को शुभ संध्या मेरी तरफ से। देखिए, जो ध्रुवीकरण की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी कर, और हमें कोई डर नहीं है कि हमारा वोट खिसकेगा। हिंदू भी ममता बनर्जी के साथ है और मुस्लिम भी ममता बनर्जी के साथ। तो फिर दीदी को अब्बास सिद्दीकी का नाम और ओवैसी का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कहना पड़ा ये बीजेपी के एजेंट है? रवि भाई ये भी बताइए। नहीं, ये दीपक जी, ये दीदी कह गई तो खराब हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे ही प्लांटेड सीड है, तो लोगों को आपत्ति नहीं होती। ये तो इनके अपने सांसद ने बता दिया कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और अब्बास सिद्दीकी इतने बड़े फैक्टर नहीं है। लेकिन इस चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए उन्हें भी यहाँ पे प्लांट किया गया है। ठीक है, आपको लगता है प्लान किया गया? बप्पा चैटर्जी, आपने प्लान किया दोनों को? ओवैसी साक्षी महाराज कह चुके हैं कि भाई ये तो हम इनको खड़ा करते हैं तभी वोट कटते हैं और तभी हम जीतते हैं। हमने तो ओवैसी और इनके साथ साथ राहुल जी को भी प्लान किया है कि राहुल जी भी हमारे ही प्लांटेड है। हमें जिताने के लिए वही एक नंबर का आदमी है जो हमारे की फैक्टर है जो जिताने के लिए। असल में देखिए, तृणमूल के पास एक्चुअल में कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये लोग खाली सरकार में लूट खसोट, सिंडिकेट और कटमनी की राजनीति की है। इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। बेकार के लिए कोई नौकरी का व्यवस्था 10 साल में इन्होंने नहीं कर पाया है। ये जितने भी प्रतिश्रुति बंगाल की जनता को दे के आए थे, एक भी प्रतिश्रुति का पालन नहीं किए। इसीलिए आज ध्रुवीकरण की राजनीति का पथ उनको चुनना पड़ा है। इसीलिए उन्हीं का प्लान किया हुआ अब्बास सिद्दीकी के जो पिताजी है तोहा सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ में सबसे ज्यादा कौन जाते थे? बीजेपी वाले जाते थे क्या? फुरफुरा शरीफ में सबसे ज्यादा ममता दीदी जाती थी। तोहा सिद्दीकी किसके आदमी है? ममता दीदी के आदमी है, उन्हीं के बेटे अब्बास सिद्दीकी है। तो ये जो सिद्दीकी कंपनी है और बाकी जिनके भी आप बात बता रहे हैं, मुस्लिम वोटर को रिझाने का, मुस्लिम वोटर को बुर्बक बना के उन लोगों के माथे पे नमक रख के बैर खाने का काम ममता बनर्जी की है। अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल के मुसलमान आज वंचित नहीं होते। बंगाल के मुसलमान के हाथ में आज कोई नौकरी नहीं है। बंगाल के मुसलमान एरिया में आप चल जाइएगा तो एक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा। एक उन लोगों का लाइफस्टाइल, बंगाल के मुसलमान का लाइफस्टाइल आप अगर टैली करके देखिए दूसरे प्रदेशों के साथ, तो बंगाल का मुसलमान का लाइफस्टाइल सबसे खराब है। रवि भाई के पास जीवन धारण करने का बप्पा जी रुक जाइए, आपने लंबी बात कही। रवि भाई मुझे ये बताइए, बंगाल के मुसलमानों को, इमामों को भत्ता देने के अलावा, जिसके बाद आपको पंडितों को देना पड़ गया, तुष्टीकरण करने के अलावा आपने बंगाल के मुसलमानों के उत्थान के लिए क्या किया? बंगाल का मुसलमान सबसे पिछड़े हुए मुसलमानों से एक माना जाता है। रवि ओझा जी,
रवि जी मेरा सवाल सुन पाया? बंगाल का मुसलमान सबसे पिछड़े हुए मुसलमानों से एक माना जाता है। 10 साल के शासन में आपने क्या किया? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। यही सवाल लेके मैं सीधे अवधेश कुमार जी के पास चलता हूं। अवधेश कुमार जी, मुझे ये बताइए, क्यों ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि मुस्लिम वोटर बढ़ सकता है? क्या अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी आपके हिसाब से फैक्टर होंगे? देखिए, ऐसा है कि अब्बास सिद्दीकी और ये ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर जिसे हम लोग शुद्ध चुनाव विश्लेषण कहते हैं नहीं होंगे, लेकिन उनका असर दूसरे रूप में होगा। देखिए, ममता बनर्जी को 2011 में, 2016 में करीब 70% मुसलमानों का वोट मिला था, लेकिन 2019 में लगभग इन ब्लॉक मुसलमानों का वोट मिला। इसीलिए तो वाम दल एक सीट नहीं जीत सके थे। तो उनको, अगर इसमें से मेरा मानना है, जिस ढंग की लड़ाई चल रही है, ममता को भय ये है कि अगर मुसलमानों में से 2-4% वोट भी खिसक गया तो इससे कितनी सीटों पर अंतर आ जाएगा और वो चुनाव हार सकती हैं। तो इस मायने में दूसरी बात यह है कि इन दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इनको मुद्दा बनाया है कि किस ढंग से ये ममता तुष्टीकरण कर रही है और कैसे हो रहा है, और उसमें ये दो भी कूद पड़े हैं, तो उसके कारण जो हिंदू ध्रुवीकरण की बात हो रही, मैं ध्रुवीकरण शब्द नहीं कहता हूं, मैं आलोड़न शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में एक आलोड़न हो रहा है, वो जो भय कायम हुआ है उससे भी ममता बनर्जी भयभीत है। और मैं आपको एक दो रोचक आंकड़े, देखिए नंदीग्राम चुनाव का जो चुनाव आयोग ने जारी किया है दीपक जी, वो मैं बता रहा हूं कि वोटिंग का ट्रेंड पश्चिम बंगाल में कैसे चल रहा है। नंदीग्राम में कुल वोटर की संख्या लगभग 2,57,000 है। उसमें से 2,27,000 लोगों ने वोटिंग किया है, 88.01%। आज तक कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मुस्लिमों का वोट प्रतिशत करीब 82 रहा है और हिंदुओं का वोट प्रतिशत करीब 92 रहा है। 355 बूथों में से 89 पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये जो ट्रेंड ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को दिखाई दिया होगा, इस ट्रेंड ने भी उनको चिंतित किया है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतनी कम क्यों, आखिर हिंदुओं से मुसलमानों के वोटिंग क्यों कम हो रही है। तो उसके कारण से ममता बनर्जी की बात, ममता बनर्जी के अंदर एक घबराहट पैदा हुई है और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आपको दो बात छोटी छोटी और बताता हूं। नहीं, मैं आपके पास फिर आऊंगा अवधेश जी, इन दोनों बातों के लिए आऊंगा। रवि ओझा मेरे साथ फिर जुड़ गए। रवि ओझा जी, नंदीग्राम के जो आंकड़े अवधेश जी बता रहे हैं, ये तो आपके माथे पर चिंता की लकीरें खींचने वाले हैं। और मैं नहीं मानता कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी कोई सीट जीतेंगे, लेकिन आपको हरा देंगे, ये सब जानते हैं। और इस चुनावी समीकरण को रवि ओझा जी आप भी समझते हैं, बप्पा जी भी समझते हैं और ममता जी भी समझती है, तभी वो बोल रही हैं ये बीजेपी के एजेंट है। देखिए, बहरहाल जो चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। लोग जब लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं तो कुछ और सोच करके करते हैं, और विधानसभा में जब वोटिंग करते हैं तो कुछ और सोच करके करते हैं। मैं प्रवक्ता होने के नाते पूर्ण आस्था व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी में और ममता बनर्जी के कार्यों में। ये बप्पा चटर्जी जी अभी बैठ करके रोजगार की बातें कर रहे थे, तो मुझे भोजपुरी में एक कहावत याद आ गई कि सुपवा बोले तब बोले, छलनियों बोले जो ना मैं 72 पूछे। ठीक है, तो ये लोग रोजगार के बारे में बात ना करें जिन्होंने पूरे पिछले 45 सालों में बेरोजगारी दर आज भारत में सबसे ज्यादा है। 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। और जब आप पश्चिम बंगाल में रोजगार की बात करते हैं, विकास के बारे में बात करते हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात करना नहीं चाहते, हम जाति समीकरण के ऊपर बात करना नहीं चाहते। हम बात करना चाहते हैं 1 करोड़ 60 लाख नौकरियों की जो पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया है। और ये मैं अपने मुंह से नहीं कहता। मुस्लिम नौजवानों को कितने दी रवि, ये भी बता दीजिए, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा चला गया है मुस्लिम नौजवान। नहीं, ये बांट कर आप लोग देखते हैं। जब 1 करोड़ 60 लाख हम कहते हैं तो हम हिंदू की भी बात करते हैं, मुस्लिम की भी बात करते हैं, सिख की भी करते हैं, ईसाई की भी बात करते हैं। और जो इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान बेहाल हैं, तो यहाँ बैठकर आपके टीवी पर बैठकर मैं दावे नहीं ठोकूंगा। आप फील्ड में उतरिए और यहाँ के मुसलमानों से खुद पूछिए। आप जिस फुरफुरा शरीफ की बात कर रहे हैं, बहुत एक धार्मिक स्थल है एक समुदाय का, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं अपने मन से, लेकिन उस जगह के उसके प्रांगण में खड़े होकर के एक रिपोर्ट आई थी जहां 10-15 लोगों से पूछा गया, तो 10-15 लोगों में से करीब 10 लोगों ने ममता बनर्जी में अपनी आस्था व्यक्त की थी, क्योंकि उनके घर में कन्याश्री पहुंचा है, रूपोश्री पहुंचा है, शिक्षा श्री पहुंचा है, जुबोश्री पहुंचा है, खाद्य साथी पहुंचा है। कहाँ जी रहे हैं आप?
ये ध्रुवीकरण की राजनीति अगर पर ये अगर भारतीय जनता पार्टी वाले अगर करते इतनी हैं। अच्छी स्थिति है फिर तो ममता जी को ये भी नहीं कहना चाहिए था कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी से सावधान रहे। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद रविकांत और सुबीर भौमिक जी से शुरू करूंगा। कई महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग के अंदर है और दिमाग के अंदर ये भी सवाल है कि 2 फेज तक तो दीदी इस पर खामोश रही, तीसरे फेज के पहले क्यों बोला? क्योंकि अब होने वाले हैं उन सीटों के चुनाव जहां पर मुस्लिम बहुमत में है। कुछ कुछ सीटें ऐसी है जहां 60 से 70% मुसलमान हैं एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उनमें क्या होगा देखेंगे ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटों की, क्योंकि ममता बनर्जी यानी दीदी का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों बीजेपी के एजेंट है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, क्या दीदी को मुस्लिम वोट के बंटने का डर सता रहा है? क्योंकि ध्रुवीकरण भी चरम पर है। पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं। सीधे चलता हूं अपने पूरे पैनल के साथ। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और सुबीर भौमिक हैं, मेरे साथ रविकांत मेरे सहयोगी हावड़ा से हैं, धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ कोलकाता से हैं, मेरे साथ टीएमसी की तरफ से रवि ओझा हैं और बीजेपी की तरफ से बप्पा चैटर्जी जी हैं। सबसे पहले रविकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आप आज योगी आदित्यनाथ की रैली के अंदर मौजूद थे। क्या ग्राउंड पे आपको महसूस हो रहा है उस रैली को देखकर, वहां के लोगों से बात करके, कि हाँ ध्रुवीकरण जिसको दिल्ली में महसूस किया जा रहा है वो बंगाल के ग्राउंड पर भी है? दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी डे 1 से ये प्रयास कर रही थी कि जो 30% वोट बैंक है उसमें सेंध ना लगे। लेकिन पहले 2 फेज के चुनाव के बाद जो रिपोर्ट टीएमसी को मिली है और बीजेपी को मिली है उसमें साफ तौर पर ये पाया गया है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। लेकिन तीसरा और चौथा फेज बहुत महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अगर बीजेपी यहाँ पर ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर टीएमसी को बड़ा झटका लगेगा। मैं योगी आदित्यनाथ की रैली में मौजूद था और दीपक जी, जैसे ही जय श्री राम के नारे को बीजेपी ने एक मुद्दे में तब्दील कर दिया, अगर ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे पर ऑब्जेक्ट नहीं किया होता तो हो सकता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन साफ तौर पर देखा जा सकता है और जो हिंदू वोट बैंक है वो कंसोलिडेट हुआ है, एकजुट हुआ है और उसका सीधा फायदा पहले 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपक जी कि बीजेपी माइंड गेम खेलने में भी टीएमसी से आगे निकली है। सबसे पहले चरण का मतदान हो रहा था और बीजेपी ने ये अनाउंस कर दिया कि वो 26 सीटों पर जीत रही है। दूसरे चरण में भी यही किया गया और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को 3 से 4 दिन देना पड़ गया नंदीग्राम में, बाकी की सीटों पर वो प्रचार करने के लिए नहीं गई। और बीजेपी ने जिस लेवल पर यहाँ पर ताकत झोंकी है, हर गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सांसद, मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो जिस लेवल पर मैसिव प्रचार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उस पर टीएमसी कहीं टिकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, सीधे सुबीर भौमिक जी, 2019 में जय श्री राम पर विवाद तब से शुरू हुआ जब एक गाड़ी से उतरकर ममता बनर्जी ने कुछ लोग जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के दीदी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाती थी, क्योंकि सबको पता है दीदी बहुत जल्दी भड़क जाती हैं। क्या उस पर ऑब्जेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ध्रुवीकरण का ममता बनर्जी यानी दीदी ने रास्ता खोल दिया है? दीपक, मैं जय श्री राम भी नहीं और जय बांग्ला भी नहीं, मैं लाल सलाम बोलकर प्रोग्राम शुरू करता हूं, क्योंकि मेरे मित्र दीपक चौरसिया एक लाल कुर्ता पहने हुए हैं। चलो, तो यूनाइटेड कलर ऑफ बंगाल है। देखिए ना, कल नीला था, आज लाल है। बिल्कुल, परसों सफेद था। हमने कहा सबसे ट्रूस हो जाए, शांति 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 शांति। बिल्कुल। अब सुनिए, एक चीज याद रखने वाली बात है कि आज के तारीख में न ही असदुद्दीन ओवैसी न ही अब्बास सिद्दीकी, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस और सीपीएम मिलकर जो लड़ रही है, तो आप 2014 में देख लीजिए, जहां की मोदी वेव चल रहा था और बंगाल में ममता वेव, 42 सीटों में से 34 सीट जब हासिल हुआ ममता को, मुर्शिदाबाद, मालदा, जो बंगाली मुसलमानों का इलाका, मैं ये पॉइंटेडली कह रहा हूं, बंगाली मुसलमानों का इलाका है, मेजॉरिटी है वहां, 60-70% है, यहाँ ममता को कोई सीट ही नहीं मिला था। तो वो तुष्टीकरण का जो भी इल्जाम ममता के खिलाफ लगे, बट बंगाली मुसलमान जहां मेजॉरिटी रहे हैं, 2014 में जो ममता का पीक पॉइंट था, वहां उनको एक सीट नहीं मिला। लेकिन 2019 में अनमास मिला।
आप 2019 को क्यों मत मिला? भूलिए, 2019 में यही- 100% वोट मिला मुसलमानों का उनको। नहीं, एक मिनट दीपक, मुझे बोल, इसका वजह है ये असम का एनआरसी एक्सरसाइज। बंगाली पॉपुलेशन ऐसा है जो फैला हुआ है, विशेषकर जो बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, तो जो फैमिली असम में, जैसे मेरे फैमिली असम में है, त्रिपुरा में है, यहाँ बंगाल में भी है, वहां जो एनआरसी का एक्सरसाइज हुआ उसके चलते एक भय आ गया बंगालियों के अंदर, क्योंकि असम में आप देखिए 11 से 12 लाख बंगाली हिंदू एनआरसी में वो एनआरसी से निकाले गए, 5 से 6 लाख मुसलमान। तो यहाँ एक ध्रुवीकरण जो है वो दीदी के पक्ष में जाने लगा कि साहब अगर बंगाल में किसी आते भाजपा को रोकना है, नहीं तो यहाँ एनआरसी वगैरह होगा, जो हल्ला आज भी दीदी कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि अब्बास सिद्दीकी मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो जाकर कांग्रेस के साथ शामिल इसलिए हुआ है या सीपीएम के साथ क्योंकि वो अपना झंडा अपना जमात वाला हिसाब कर रहा है। कल अगर उसको 2-4 सीट मिल जाता है और अगर 2-4 सीट जरूरत होगा तृणमूल कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, लिख के रख लीजिए, अब्बास सिद्दीकी दीदी के पास जाकर हैंडशेक करेगा और 1-2 मंत्री बनाने का कोशिश करेगा अपने लोगों को, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी जो है, ये तोहा सिद्दीकी जो थे वो रिलीजियस आदमी थे, वो इसी में खुश थे कि हम दीदी के साथ हैं और मुसलमानों को खतरा नहीं है। अब्बास पॉलिटिकली एम्बिशियस है, इसलिए उसको लगा कि न तृणमूल, भाजपा तो छोड़ दीजिए, तृणमूल भी उसको कोई सीट वीट देगा नहीं, इसलिए उसने ये असादुद्दीन ओवैसी वाला फॉर्मूला लिया है कि मुसलमानों को नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी नहीं, अपना झंडा अपना जमात वाला हिसाब में वो गया है। उसको 2-4 सीट मिलेगा तो लिख के रखिए, वो सरकार बनाने का अगर जरूरत पड़ेगा वो दीदी के साथ जाके हाथ मिलाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 2-4 सीट दीदी की कम पड़ेगी, बप्पा ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि बंगाल में जो भी फैसला हुआ है आर्या पार का हुआ है, सीधे बहुमत मिलता है और एक पार्टी हारती है। नहीं, पोलराइजेशन का हिसाब है, बट एक चीज आप याद रखिए, दीदी अभी जो ये शोर शराबा कर रहे हैं ना, और जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि असादुद्दीन ओवैसी को तो उन्होंने रैली यहाँ करने नहीं दिया। तो ये जो असादुद्दीन ओवैसी पर वार करने का हिसाब जो है, ये तो 2 महीना से दीदी का चल रहा है। ठीक है, आज की तारीख में उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी नया कुछ नहीं कहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है, ये अगर ये उनके पास तो था नहीं पूरा, ये हमने आपको 2014 का जो आंकड़े दिखाए हैं, लेकिन 2019 का आंकड़ा भी हमको देखना चाहिए। सीधे चलता हूं बप्पा चैटर्जी के पास। बप्पा चैटर्जी, या तो एक पार्टी हारती है या एक पार्टी जीतती है, हंग असेंबली है जिसे हम त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं, ऐसी परिस्थिति आज तक पश्चिम बंगाल में कभी भी नहीं आई। क्या आपको लगता है इस बार ऐसा होगा? दीपक जी देखिए, इस बार भी ऐसा कोई नौबत नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार बनना एकदम तय है। 200 के ऊपर सीट लाके बीजेपी सरकार बनाएगी। क्यों बनाएगी, इसके पीछे मेजर कारण क्या है मैं बताता हूँ। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने बताया कि 1 करोड़ 60 लाख नौकरी उन्होंने दे दिया है। 1 करोड़ 60 लाख नौकरी का मतलब है कि बंगाल में 72,000 लमसम बूथ है। 72,000 बूथ में 1 करोड़ 60 लाख को अगर डिवाइड कीजिएगा तो हर बूथ में कम से कम 222 नौकरी मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से दीपक जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप बंगाल के किसी भी बूथ में चल जाइए, किसी भी बूथ में, और वहां से अगर 222 नौकरी आपको मिल जाते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि बंगाल में कौन झूठ की राजनीति कर रहा है। ये दायित्व मैं दीपक जी आप पे निष्पक्ष होकर देना चाहता हूं। ये झूठा बात, जितना झूठ ममता बनर्जी शुरू से झूठ फैलाती आई है, और झूठ के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का बेस है। आज ये लोग बहुत सारे श्री पकल का बात बताए, अभी ये लोग बताएंगे नहीं, धर्षण श्री भी इन लोगों का प्रकल्प है, शिशु हत्या श्री भी इन लोगों का प्रकल्प है, भाईपो श्री भी इन लोगों का प्रकल्प है, अभी मैडम नरूला श्री भी इनका प्रकल्प है। आज रिलीज हुआ है जो विनय मिश्रा श्री, गणेश बगड़िया श्री, और बंगाल में बम श्री, ये जितना श्री है ये भी तो बोले, ये क्यों नहीं बोल रहे? तो इतने श्री आप लोग लगा दिए बंगाल का कि बंगाल का जो अस्मिता था, बंगाल का जो असल श्री चेहरा था, उसको शर्मसार कर दिए पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, मैं सीधे रवि के पास चलता हूं। रवि, मुझे ये बताइए, 1 करोड़ 80 लाख नौकरी 10 साल में, यानी हर परिवार के अंदर 1 नौकरी। मुझे तो नहीं लगता पश्चिम बंगाल में यह हुआ है 10 साल के अंदर कि दीदी ने हर परिवार को 1 नौकरी दे दी हो।
1,80,00,000 नहीं, मैंने 1,60,00,000 रोजगार की बात चलिए की 1,60,00,000 तो भी लगभग हर परिवार में या हर दूसरे परिवार में एक नौकरी होगी सरकारी। एक रोजगार। और ये बात मैं नहीं कहता, केंद्र जो एमएसएमई की रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है ये चीज। 1,60,00,000 रोजगार पिछले प्रत्यक्ष रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार नौकरी नहीं। रवि आपने नौकरी कहा था, कितनी नौकरी हमने दे दी, 1,60,00,000 नौकरी दे दी, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। इसी पर नरेंद्र मोदी को विपक्ष घेरता है, इसी को बीजेपी पर घेरता है विपक्ष की आप नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। साहब बीजेपी को घेरता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके यहाँ झूठ के बारे में बातें कर रहे हैं। पूरे भारत में एक सर्वे करा लिया जाए कि पूरे भारत में सबसे बड़ा झूठा कौन है। इनके सर्वे दीदी फोटो सुन लीजिए बाबा जी, पैसा कलेक्शन करती थी, वो फोटो करना बंद कर दी क्यों? वो फोटो पेंट करना बंद कर दी क्यों? क्यों सादा नादा वाले कहां चले गए? क्यों नहीं बोल पा रहे? चिटफंड के घोटाले के पैसे कहां गए? अरे बात सुनिए, बारे में जो टेप रिकॉर्ड सुनिए, विनय मिश्रा जो 50,000 की कंपनी को 4% मुनाफा विनय मिश्रा को कहां छुपा के रखे? मोदी का विजय माल्या कहां है? अडानी अंबानी का जेब भरने वाले बड़ी बातें करेंगे। अडानी अंबानी किसका पैसा है? अरे सुन लीजिए, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए ना। अच्छा एक एक करके बोलिए, पप्पा चैटर्जी के सवाल का जवाब देंगे रवि। विनय मिश्रा को कहां छुपा कर रखा है जो हर तस्करी के अंदर शामिल है, कोयला घोटाले के अंदर भी शामिल है और अभिषेक बनर्जी के सबसे नजदीकी बताए जाते हैं, आज तक पकड़ नहीं पाई एजेंसीज उनको। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग खुद जज क्यों बन जाते हैं? आप लोग खुद सीबीआई क्यों बन जाते हैं, जांच एजेंसी? अरे बप्पा चटर्जी को चुप करवाएंगे आप लोग? बप्पा जी सुन लीजिए, रवि जी की बात सुन लीजिए, रवि जी की बात सुन लीजिए, बहस होने दीजिए। शांति से बैठिए बप्पा बाबू, 2 तारीख के बाद ऐसे भी हवाइयां उड़ने वाली है। अरे भैया चलिए ना, 2 तारीख अरे बप्पा बाबू 2 तारीख के बाद दिखाई नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में। दिल्ली जाना होगा बाबा, तय है। दीदी गई, 2 में आई, दीदी गई और खेला। आप लोग बोल रहे 2 मई दीदी न बनना चाहिए, जनता दीदी 2 मई न बनना चाहिए। अब बाबू 2 मई दीदी न बनना चाहिए। अरे बाबू, अरे बबुआ 2 मई दीदी न बनना चाहिए, 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 2 मई दीदी न लेकिन आखिरी सवाल के लिए अवधेश कुमार जी के पास चलता हूं। अवधेश कुमार जी, क्या माइंड गेम के अंदर ये माइंड गेम सिर्फ टीवी पर खेला जा रहा है, बंगाल की रैलियों में खेला जा रहा है, या जमीन पर भी आपको दिखाई देता है? अगर आंकड़ों का एनालिसिस करें उसके हिसाब से, जैसे नंदीग्राम के बड़े दिलचस्प आंकड़े आपने बताए, माइंड गेम खेलने में बीजेपी माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ममता बनर्जी की जो साख रही, ममता बनर्जी का जो ऑरा रहा, ममता बनर्जी की जो लड़ाका की छवि रही, उसको उस तिलिस्म को क्या पूरी तरह से तोड़ने में कामयाब रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि 2016 के बाद से पश्चिम बंगाल में एक व्यापक पैमाने पर जो आलोड़न की स्थिति पैदा की है, उससे वहां की राजनीति अस्त व्यस्त हुई है, उसमें उथल पुथल की स्थिति है। वो जनता के अंदर भी है, जिसको आप माइंड गेम कह रहे हैं, वो नीचे तक भी गया है। अगर नहीं जाता तो नंदीग्राम में ही आपने देखा अमित शाह के रोड शो में खुल के उतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। हुगली और बाकी जगह डर से लोग नहीं निकलते थे, वो लोग निकल रहे हैं। तो यहां तक तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। और एक बड़ा वर्ग का मानना यह है, वहां जो पहले से थे, एक बड़ा वर्ग जो कि वामपंथियों में भी था, जो कि तृणमूल कांग्रेस में था। आखिर मैं पूछ रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में जाना तो समझ में आता है, अगर बीजेपी का माइंड गेम सफल नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टियों से, सीपीएम से इतनी बड़ी संख्या में भाजपा में जाकर और वो सारे नेता आज हिंदुत्व क्यों बोलने लगे हैं? तो यह प्रमाण है कि एक चर्निंग जो है अंदर हुई है और माइंड में रहा है। जहां तक ममता बनर्जी का प्रश्न है, देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जैसे इस समय राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मुकाबले कोई नेता का कद उतना बड़ा नहीं है,
पश्चिम बंगाल में इस समय भी ममता बनर्जी के कद का कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन इस चुनाव के दौरान, खासकर 2019 लोकसभा के चुनाव के बाद से जो उन्होंने कदम उठाए हैं महिलाओं के लिए, एक अलग संगठन बना के प्रचार करो, बोंगो क्या है वो अलग संगठन बनाओ, चंडी पाठ करो, गुंडा कहो, उत्तर प्रदेश गुजराती लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडों को बुला करके यहाँ का ये सब भाषा बोल करके फिर एक चोट साधारण सी लग गई। उस चोट को इतना बड़ा मुद्दा बना करके उन्होंने अपना कद, अपने जुझारूपन के चरित्र, इस सबको कमजोर किया है। धीरेन्द्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पर, मुझे बताइए क्या ममता बनर्जी की एक गलती रही कि नेशनल लेवल पर फिगर होने के लिए उन्होंने लगातार बंगाल में रहकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया, जबकि वो सिर्फ बंगाल तक सीमित थी? उनको पता था उनके राष्ट्रीय एम्बिशन पूरे नहीं होंगे। क्या उनकी ये गलती रही स्ट्रैटेजिक राजनीतिक तौर पर? अब बीजेपी डबल प्रेशर से उन पर कूदी है। देखिए ये पूरी तरह से जी देखिए, लगातार ममता दीदी को लग रहा था कि जो नेशनल सिनेरियो वो बिना दिल्ली जाए यहाँ से कब्जा किया जा सकता है। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि उनको यहाँ जितने वोट मिलते हैं उनके अपने उसकी वजह से मिलते हैं, अपने करिश्मे की वजह से मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी कोई स्थानीय नेता अगर आप बीजेपी का यहाँ देखेंगे तो उनके कद के बराबर नहीं ठहरता। आप उन रैलियों को, दीपक जी, जो मैं लगातार ब्रिगेड मैदान से कंटिन्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कवर कर रहा हूँ, ममता दीदी की रैली भी कवर कर रहा हूं, तो दोनों में यह बात जरूर दिखती है कि सिर्फ वो दो नेता हैं जो एक दूसरे पर शह और मात का गेम खेल सकते हैं। बाकी तमाम लोगों को भीड़ के हिसाब से देखें तो ममता बनर्जी की तरफ नहीं दिखते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से यहीं से बंगाल से हर एक कदम पर, बीजेपी के हर एक उस कदम पर जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशन यहां नहीं बैठ रहा था, उसकी आलोचना की, उसको तमाम तरीके से खड़ा किया और उसमें बिना यहां से जिस तरह से शुरू किया, तो अगर आप उस बात की एहसास करना चाहते हैं तो जो सार्काज्म के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं दीदी ओ दीदी, अगर सिर्फ आप इसका क्लॉज देखेंगे, इसका कॉलाज देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी जनता जिस तरह से खड़ी होती है वो उनकी वो यकीनन बीजेपी के समर्थक है, लेकिन उनका उत्साह आपको बताएगा कि किस तरह से इस पूरे मसले में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने कुछ गलतियां की जिनमें से इसको भी एक गिना जाएगा। और दीदी ओ दीदी प्रधानमंत्री जानबूझकर मेरे ख्याल से चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे, वरना इस संबोधन का कोई मतलब नहीं था। और ममता बनर्जी हर बात पर चिढ़ जाती है। बीजेपी के नेता ये बेहतर ढंग से समझते हैं, लेकिन क्या दीदी के लिए अब बहुत दूर हो चुकी है या इस छवि से आगे निकलकर आगे के 6 राउंड में वो चमत्कार करेंगी? चमत्कार को नमस्कार होता है चुनाव के अंदर, लेकिन आगे क्या होगा इस पर 5 से 6 रोज हमारी बहस, रोज हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। कल भी मिलेंगे 5 बजे बैटल ऑफ बंगाल में।